Hello everyone, today we are going to start with a new lecture with Unit 7 The Spread of English Education. इंग्लिश एजुकेशन कैसे स्प्रेड होता है, कैसे वेस्टर्न जो कॉलोनियल रूल था वो कैसे इंग्लिश एजुकेशन एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाते हैं, क्या उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में, क्या उसका ड्रॉबैक्स था, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया वो सोसाइटी में, विमेन का रोल कैसे चेंज हुआ आफ्टर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज्ड, या इंग्लिश एजुकेशन या एजुकेशन का जो रोल आया उससे विमेन का क्या इन्हांसमेंट हुआ या क्या ड्रॉबैक्स आया, ये सब चीज़ से हम लोग डील करेंगे इस लेक्चर में मेनली. सो लेट्स स्टार्ट. Education in the pre-British era and the pre-colonial times, the indigenous system of education comprised of madras and maktabs for Muslims. पहले के समय में ना हिंदूज जो थे वो मद्रास जाके अपना एजुकेशन करते थे और वहीं पे मुस्लिम्स जो थे वो मकताब्स जाके अपना एजुकेशन करते थे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, स्कूल्स थे, वो बहुत कम थे. मेनली यूनिवर्सिटीज़ अगर हायर एजुकेशन लेना है, अगर ग्रेजुएशन आपको परस्यू करना है तो बहुत कम लोग होते थे जो एजुकेशन में ग्रेजुएशन का डिग्री लेते थे. अभी के समय के जैसा नहीं था कि इट इज़ सो कॉमन कि लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट उस समय इट इज़ नाउ कॉमन, बट उस समय ये चीज़ कॉमन नहीं थी. विमेन का एजुकेशन उस समय बहुत ही टफ था. बहुत कम मतलब 2-3 नंबर्स में ऐसे होती थी विमेन जो एजुकेशन जो था वो ग्रेजुएशन तक करती थी. तो एजुकेशन, और अगर एजुकेटेड पीपल, अगर सोसाइटी एजुकेटेड नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा. तो एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट था. तो ये चीज़ ब्रिटिशर समझने लगे थे कि अगर हम लोगों को आगे बढ़ना, अगर इंडिया को, क्योंकि वो लोग हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से सोचते थे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, तो अगर उन लोगों को आगे बढ़ना था तो उन लोगों को जो पीपल थे इंडियंस के उनको एजुकेट करना होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किए, वो जुडिशरी लाए, पुलिस लाए, आर्मी लाए, तो उसका एग्ज़ाम्स हो रहा था. अब उस एग्ज़ाम्स में लोग बैठ के क्वालिफाई तभी कर पाएंगे जब एजुकेशन अच्छा रहेगा, जब पढ़ेंगे. तो एजुकेशन सेटअप बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था. Now, the Hindu schools were founded. Now, the schools were funded by the rich zamindars and the state played little role in the school education. जो schools थे वो तो जितना भी था वो ज़मींदार के द्वारा फंडेड था, और इसमें जो स्टेट का रोल था वो बहुत नेग्लिजिबल था. स्टेट का कोई रोल नहीं होता था स्कूल के एजुकेशन में. जैसे कि स्कूल में सरकारी स्कूल उस समय केवल चलते थे मोस्टली, तो जो स्कूल का सेटअप होता था, जो रिच ज़मींदार हुए उस गांव के, तो वो लोग स्कूल बना देते थे कि अपना लैंड दे देते थे कि ठीक है ये मेरा लैंड लीजिए और यहाँ पर स्कूल का सेटअप हुआ. तो स्कूल का सेटअप कैसे स्कूल चलेगा, क्या कैसे एजुकेशन होगा, ये ज़मींदार के हाथ में था स्कूल्स का. Curriculum mainly comprised of study of religious scriptures and philosophical texts which were rather cramped and that understood as such as the scriptures of inquiry and rationalism hardly developed in India. तो उस समय जो पढ़ाई था वो आज की तरह नहीं था कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये सब बाद में आया. उस समय क्या था कि स्क्रिप्चर्स का स्टडी होता था, रिलीजियस बुक्स का स्टडी होता था, रामायण, भारत, वेदास, ये सब चीज़ पढ़ाया जाता था. और इवन इफ़ यू गो टू मुस्लिम स्कूल्स, सो दे हैड देयर मकताब्स, तो वहाँ पर उनके एजुकेशन सिस्टम था, वो उन लोग उस तरीके से उन लोगों को पढ़ाते थे. और मेनली रिलीजियस स्टडीज़ होता था पहले के समय में. और ये मतलब जो फिलोसफिकल स्टडीज़ होता है, नॉलेजेबल थिंग्स होता है, वो सब नहीं था पहले. केवल रिलीजियस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था और उसी चीज़ की पढ़ाई होती थी. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन. नाउ लेट्स स्टार्ट with the next thing. The language like Sanskrit, Persian and subject like grammars, law, medicine etc. were also taught. क्या क्या और पढ़ाया जाता था. रिलीजन का तो स्टडी होता ही था, उसके साथ लैंग्वेज का भी पढ़ाई होता था, जैसे कि संस्कृत, पर्शियन, ग्रामर, ये सब चीज़ का. मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था. द सिस्टम मोस्टली फॉलोड ऑरल ट्रेडिशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड इन जनरल. और पढ़ाई उस समय मेनली ऑरली होता था, क्योंकि रिटन के लिए आपको प्रिंटिंग प्रेस चाहिए, और उस समय प्रिंटिंग प्रेस उतना अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल नहीं था, बुक्स नहीं थे, कॉपी नहीं था, तो जिसकी वजह से पढ़ाई जो था वो मेनली ऑरली चलता था. विमेन वर डिनाइड फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन, और विमेन का एजुकेशन को डिनाई कर दिया गया था. द मेन मेरिट ऑफ दिस सिस्टम वॉज दैट इट प्रोवाइडेड बेसिक लिटरेसी टू मीट द नीड्स ऑफ डे टू डेज लाइफ. A major drawback was the lack of scientific and secular learning.
पढ़ाई तो उस समय हो रहा था, और ये पढ़ाई जो था वो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ के बारे में था कि हमारा ज़िंदगी कैसे चलना चाहिए, हमारा मॉरल थॉट्स कैसे होना चाहिए, हमारा एक्शंस कैसे होना चाहिए। बट साइंटिफिकली ये बहुत ही बैकवर्ड चल रहा था, क्योंकि रिलीजन स्टडी हो रहा था, साइंटिफिक स्टडी नहीं हो रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था सेक्युलर लर्निंग। तो ये जो था ड्रॉबैक था उस समय प्री ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का एजुकेशन सिस्टम में। During the 18th century, the numerous political conclusiveness created situations that were hardly conducive for any intellectual pursuit. Both Hindu and Muslim sects of learning were in state of decay. 18th century में बहुत सारा political upheaval हुआ, बहुत सारा ऐसा situation create किया गया जिससे जो हिंदू मुस्लिम सेट्स ऑफ लर्निंग था वो डिके होने लगा, मतलब कमने लगा। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक लर्निंग स्टार्ट होने लगा, तो लोग रिलीजियस स्टडीज़ पे लेस फोकस करने लगे। अर्ली यूरोपियन एफर्ट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अर्ली यूरोपियंस का क्या एफर्ट्स था फील्ड ऑफ एजुकेशन में, वो हम लोग देखते हैं। द वेस्टर्न क्रिश्चियन मिशनरीज डिजर्व द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जिसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल था एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न सिस्टम जो एजुकेशन था उसको इंट्रोड्यूस करने में इंडिया का, वो था क्रिश्चियन मिशनरीज़ का, जो अभी भी हम लोग देखते हैं। जोसेफ स्कूल्स होते हैं, मिशनरी स्कूल्स होते हैं, तो उनका अभी भी रोल हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन में अच्छा है, और उस समय भी उनका रोल बहुत अच्छा था। वो लोग मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो था वही उन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। दे वर द फर्स्ट टू सेट अप मॉडर्न स्कूल्स एंड पब्लिश लिटरेरी वर्क्स। वो लोग फर्स्ट ऐसे स्कूल थे, फर्स्ट ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो फर्स्ट ऐसे थे लोग थे जिन्होंने पहली बार मॉडर्न स्कूल स्टार्ट किया और लिटरेरी वर्क्स जो था वो पब्लिश किया। मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, बट ये लोग फर्स्ट थे जो लिटरेरी वर्क्स को प्रिंट करवाने लगे, पब्लिश करवाने लगे। इन 1556 एट गोवा द फर्स्ट मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वो स्टैब्लिश, और 1556 में हम लोग देखते हैं गोवा में पहला प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट भी हो जाता है। ये आपका MCQ में आ सकता है कि सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था, तो गोवा में। अगर कब हुआ था तो 1556 में हुआ था। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द पोर्टुगीज मिशनरी। इसका स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था? पोर्टुगीज मिशनरीज के द्वारा किया गया था। द डैनिश मिशनरीज पब्लिश्ड अ तमिल डिक्शनरी। हाउएवर देयर इंटेंशन बिहाइंड दीज एफर्ट्स वाज नॉट टू एजुकेट पीपल एज एन एंड इटसेल्फ बट मीन्स टू Similar, the English company, as per its charter, was initially obliged to bring Christian missionaries on the ship and protect them. तो मेन इस मिशनरीज़ का रोल ये नहीं था कि वो लोग चाहते थे कि केवल मॉडर्न सिस्टम और इंडिया ग्रो करे। उनका अपना भी सेल्फिशनेस था कि वो चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो। क्रिश्चियन मिशनरीज़ को लाके वो लोग क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, और फिर मतलब जो बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे उस समय, उन लोगों को कन्वर्ट करवाने लगे क्रिश्चियनिटी में, उन लोगों का माइंड को इन्फ्लुएंस करने लगे। तो ऐसे इन लोगों का मेन मोटिव ये था कि क्रिश्चियंस में बदलना, कन्वर्जन था उनका मेन मोटिव उस समय। Similarly, the English company, as per its charter, was initially obliged to bring Christian missionaries on their ships and protect them. These missionaries too started their proselytizing activities, opened school for the converted and taught them the Bibles. तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका था? ब्रिटिशर्स का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था, क्योंकि समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो वो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी, और क्रिश्चियन मिशनरीज़ अपना काम कर रहे थे, कन्वर्जन करने लगे थे, माइंड इन्फ्लुएंस करने लगे थे, लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस करते थे कि वो जो है हिंदू या जो भी सिख हैं या इस्लाम में हैं तो वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन में आ जाए, और उन लोगों को बाइबल पढ़ाने लगा गया था। एजुकेशन अंडर द कंपनी के अंडर एजुकेशन कैसा था? ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी। सिचुएशन चेंज्ड वंस द कंपनी बिगैन ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज एंड रूलिंग ओवर द नेटिव पॉपुलेशन। धीरे धीरे जो सिचुएशन था इंडिया का वो चेंज होने लगा। जितना भी सिचुएशंस था, जैसे कि पहले तो
रिलीजियस स्टडी होता था इंडिया में मेनली, बट अब साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हो गया था. मिशनरी एक्टिविटीज़ वर क्रिटिसाइज्ड बाय द इंडियन अपर कास्ट हु सपोर्टेड वाज नीडेड बाय द कंपनी टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशंस इन इंडिया. बट क्रिश्चियन मिशनरीज अपना स्कूल्स खोल लिए थे और अपना उनका मेन मोटिव था कि लोग कन्वर्ट हो क्रिश्चियनिटी में. बट ये अपर कास्ट के लोग समझ गए थे इंडियंस के अपर, और वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करने लगे और बोलने लगे कि, और वो लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे और बोल रहे थे कि आप इस चीज़ को हटाइए. Hence, immediately after the company came to power, it preferred not to interfere in the social religious life. और धीरे धीरे कंपनी इस चीज़ को समझ गई थी कि अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट में आएगा. तो वो लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देते और डिसाइड करते कि लोगों की सोशल रिलीजियस लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे. Of the subject population, it even restricted the entry of missionaries in India. और इंडिया में जितने भी मिशनरीज का एंट्री हो रहा था उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और बंद कर देते हैं. या द पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंपल्शन फोर्स द कंपनी टू अडॉप्ट अ प्रो नेटिव एजुकेशन पॉलिसी. लेकिन क्योंकि कंपनी जो थी पॉलिटिको इकोनॉमिक कंपल्शन, क्योंकि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इंडिया को ग्रो करना था, तो वो हमेशा रिलीजियस स्टडीज़ पे छोड़ नहीं सकती थी इंडिया को. तो वो प्रो नेटिव एजुकेशन पॉलिसी अपनाती है जिसमें वो लोग रिलीजियस इन्फ्लुएंस, मतलब रिलीजियस को छेड़छाड़ नहीं करती है, रिलीजन को छेड़छाड़ नहीं करती है, बट हाँ मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट लाती है. With the time of the company faced increasing pressures from different quarters such as missionaries particularly, and a section of British statesmen liberals take and responsibility for promotion of learning. Accordingly, the company made some half-hearted efforts to foster Oriental learnings. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मिशनरीज के आने के बाद बहुत ज़्यादा जो था नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था सोसाइटी में, आ गया था सोसाइटी में कि that upper caste Indians got that they have came here to convert people into Christianity, so they got that. So it was better for them that they stop it, so they stopped entry of missionaries in India. और फिर वो लोग जितना भी इन्फ्लुएंस था मतलब वो लोग एजुकेशन में अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो लोग फिर आफ्टरवर्ड्स हम लोग देखते हैं कि वो लोग रिलीजन में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा. लेकिन फिर कंपनी जो है हाफ हार्टेड एफर्ट्स करती है ओरिएंटल लर्निंग में. जैसे कि क्या क्या उनका एफर्ट्स था वो हम लोग देखते हैं. वर्क ऑफ ओरिएंटलिस्ट. इन 1781 कैलकाटा मद्रास वॉज सेटअप बाय वॉरेन हेस्टिंग फॉर द स्टडी ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक. 1781 में कैलकाटा मद्रास में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा पर्शियन और अरेबिक लर्निंग का स्टार्ट हो जाता है स्टडी. 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज वॉज सेटअप बाय द जॉनथन ड्यूकिन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लॉ, लिटरेचर एंड रिलीजन ऑफ हिंदूज. बनारस संस्कृत कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1791 में जॉनथन के द्वारा, जिसमें क्या लॉ है, लिटरेचर है, रिलीजन्स ऑफ हिंदूज, ये सब चीज़ का पढ़ाई होता था. द एम ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन वॉज टू प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई टू क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प टू कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो कंपनी का ये सब कॉलेज स्टैब्लिशमेंट करने का मोटिव वेलफेयर नहीं था. कंपनी का मेन मोटिव ये सब स्टैब्लिश करने का था कि वो लोग जो इंडियन के लोग थे वो हेल्प कर पाएँ इंडियंस को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में. In 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज सेटअप बाय विलियम जोन्स. 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का सेटअप होता है. इन 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड वेल्सी टू ट्रेन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इक्विप्ड विद ओरिएंटल नॉलेज. 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज MCQ में आपका आ सकता है, PYQs में भी हम लोग देखेंगे कि ये सब क्वेश्चन है. तो 1800 में हम लोग देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो फाउंड होता है लॉर्ड वेल्सी के द्वारा, और इसमें ओरिएंटल नॉलेज जो था इक्विप्ड विथ ओरिएंटल नॉलेज मीन्स मॉडर्न थॉट्स ये सब भी पढ़ाया जा रहा था. उसके साथ एजुकेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था उस लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा था. और मेनली अगेन द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश वाज नॉट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. उनका मेन मोटिव था कि वो लोग पढ़े और इंडियंस जो थे वो हेल्प कर पाए ब्रिटिशर्स को उनके एडमिनिस्ट्रेशन में. आफ्टर फ्रॉम स्टार्टिंग अ फ्यू पर्शियन एंड संस्कृत हायर लर्निंग सेंटर्स एज मेंशन अबव, द कंपनी डिड नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन स्कूल एजुकेशन.
कंपनी जो था वो हायर एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रही थी, बट लोअर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहते हैं हम लोग, उस पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रही थी, स्कूल्स में कोई पैसा खर्च नहीं कर रही थी. दिस एजुकेशन पॉलिसी ऑफ कंपनी टू सपोर्ट सेंटर ऑफ ओरिएंटल हायर लर्निंग इन द टर्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी. द कंपनी चार्टर वॉज renewed after 20 years. The Charter Act of 1813 guaranteed license to missionaries to enter India and carry out their activities. हम लोग देखते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट आता है और फिर से मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया जाता है कि आप आके यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, अपना जो भी आपको पढ़ाना है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. License. The further under the pressure of missionaries' lobby, the British Parliament inserted a provisions in the charter providing for yearly fund of 1 lakh. फिर British Parliament एक provision लाती है जिसमें yearly fund 1 lakh वो देगी for promotion of literature, science among the Indian subjects. जितने भी Indian subjects थे उसके लिए fund निकालती है 1 lakh rupees. The charter is historically significant at the first formal education policy of the East India Company. It was the first time that the Court of Director accepted state responsibility for promotion of learning in India. But even this small sum was not released by company until 1823. तो ये पहला एफर्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट का कि वो लोग डिसाइड करती है कि ठीक है हम लोग 1 लाख रुपीज़ जो इंडियन सब्जेक्ट्स एजुकेशन के लिए उसके लिए हम लोग देंगे. बट फिर हम लोग देखते हैं कि भले ही वो लोग देती है सम ऑफ मनी, बट उनका जो मेन मोटिव अगेन वही था कि वो लोग हेल्प करें, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी तो नहीं था. और वो लोग भले ही देती है बट क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा था उस समय कि वो मास तक नहीं पहुंच पाता था मनी, जो मिडिल मैन्स थे वो लोग ले लेते थे. और ये सम ऑफ मनी 1 लाख इटसेल्फ इज सो लेस. एंग्लिस्टिक पॉलिसी, वो तो ओरिएंटलिस्ट पॉलिसी, अब हम लोग एंजुलिस्टिक पॉलिसी देखेंगे. इन 1813 ऑनवर्ड्स the company mercantile interests were replaced by industrial interest who saw India as a market for their manufacture. पहले तो कंपनी इंडिया को एक मर्केंटाइल इंटरेस्ट से देखती थी, फिर वो लोग इंडिया को समझ गई थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया था, उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए था, तो वो लोग अब इंडिया को एक इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट से देखने लगी थी. As an influential politician, Charles Grant later became the chairman of board of directors of the company. His lobby particularly advocated English education and came to be known as the Angelistic. तो पहले हम लोग देखें ओरिएंटलिस्ट का मेन मोटिव था ना कि हम लोगों का जो एंशियंट कल्चर है हम लोगों को उसके बारे में पढ़ना चाहिए, इंडियन के कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए. बट एंजेलिस्टिक का ये मानना था कि नहीं, हम लोगों को वेस्टर्न थॉट्स को पढ़ना चाहिए और लोगों को वेस्टर्न आइडियाज़ के बारे में बताना चाहिए. साइंस, लिटरेचर, जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रहा है, न्यू साइंस के बारे में बताना चाहिए. तो ये मेन डिफरेंस था ओरिएंटलिस्ट एंड एंजेलिस्ट स्कूल्स के बारे में. मोर ओवर, एज द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडियन एक्सपैंडेड, द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स of the company increased and all European staff was providing to be too expensive. जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश का एम्पायर इंडिया में एक्सपैंड करता है वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव नीड जो था कंपनी का वो बढ़ने लगता है, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो उनका हेल्प करेगा काम करने में. तो अब उनको यूरोपियन स्टाफ तो थे लेकिन उनको अब इंडियन स्टाफ भी चाहिए था. हैंस द नीड अरोज फॉर एन अफोर्डेबल लोकल स्टाफ टू सर्व एट द क्लरिकल एंड द मिडिल लेवल, पर्टिकुलरली इन द रेवेन्यू एंड द जुडिशियल डिपार्टमेंट. तो यूरोपियन स्टाफ जो थे ना उनका ऐसा मानना था कि यूरोपियंस जो हैं वो हेड करेंगे, लेकिन हम लोगों को मिडिल जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा ये सब चीज़, या जो उसके लोअर में जो उन लोगों को बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो वो सब चीज़ के लिए वो लोग इंडियंस को रखेंगे. क्यों? क्योंकि इंडियंस अफोर्डेबल प्राइस में आ जाएंगे. अनएम्प्लॉयमेंट था, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कम पैसे में ज़्यादा काम उन लोग से करवाया जा सकता है. ये चीज़ वो लोग समझ गए थे. और जैसे कि जुडिशियल डिपार्टमेंट आ गया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया था, एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ गया था एम्पायर का, यूरोपियंस का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश एम्पायर का, तो स्टाफ्स का नीड था. नेचुरली दिस स्टाफ वाज रिक्वायर्ड टू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अब स्टाफ का नीड होगा तो लैंग्वेज भी जानना चाहिए आपको, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे देगा. तो उस समय इंग्लिश मीडियम जो था, जो स्टाफ सिलेक्ट होते थे सिविल सर्विसेज से, उनको इंग्लिश लैंग्वेज जाना नेसेसरी था. अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ पर्शियन एंड वर्नाक्यूलर एंड द गेव राइज टू दिस द ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिस्टिक डिबेट. इसी के चलते ओरिएंटलिस्ट वर्सेस एंजेलिस्टिक डिबेट हो जाता है. ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, अब वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो उन लोगों को बताना चाहिए क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प चाहिए. बट एंजेलिस्टिक का मानना था,
आई विल लाइक टू रिपीट माई सेल्फ एंड करेक्ट माई सेल्फ ओवर हियर। ओरिएंटलिस्ट का ऐसा मानना था कि हमें पास्ट को पढ़ना चाहिए, वेदास, गो बैक टू वेदास जो था, हमें कल्चर्स के बारे में इंडिया का पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग इंडिया को अच्छे से समझ पाएँ और ज़्यादा समय तक रूल कर पाएँ, ऐसा ओरिएंटलिस्ट का मानना था। वहीं पे एंजलिस्ट का ये मानना था कि नहीं, हमें वेस्टर्न थॉट्स को प्रमोट करना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारा एम्पायर अब बढ़ गया है और हमें ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स का ज़रूरत है। Orientalist and Angelistic controversy, it referred to the prolonged debate or whether the company should promote Indian Oriental or Western Angelistic। ये बहुत लंबा डिबेट चलता है कि इंडिया में ओरिएंटल लैंग्वेज प्रमोट होना चाहिए, मतलब इंडियन लैंग्वेज ही, इंडियन ही कल्चर प्रमोट होना चाहिए, या वेस्टर्न थॉट एंजेलिस्टिक प्रमोट करना चाहिए। Till 1823, the education fund allocated to the Charter Act of 1813 remained unutilized. Even in 1823, when the General Committee of the Public Instruction was set up, the 10 members of the committee remained divided into two equal groups, namely the Orientalist and the Angelist। 1823 तक एजुकेशन का जो फंड एलोकेटेड था वो वैसे ही चल रहा था, बट 1813 तक तो वो अनयूटिलाइज था। 1823 से फिर हम लोग देखते हैं कि चेंजेस आता है। 1823 में जनरल कमेटी का सेटअप होता है जिसमें 10 मेंबर्स जो थे वो ओरिएंटलिस्ट थे और 10 मेंबर्स जो थे वो एंजेलिस्टिक थे, who advocated that fund be utilized for promoting western subjects through the medium of English। एंजेलिस्टिक का मानना था कि वेस्टर्न लैंग्वेज प्रमोट होना चाहिए, वही ओरिएंटलिस्ट का मानना था कि नहीं, इंडियन कल्चर का जो लैंग्वेज है वही हम लोगों को इंडियंस को पढ़ाना चाहिए। The stalemate was broken only when the Governor General Benedict appointed G.B. Macaulay as the chairman of the committee। अब कमेटी का तो सेटअप हो गया था, दो 10 थे डिवाइडेड, एंजेलिस्टिक ओरिएंटलिस्ट, बट अब क्या हुआ, चेयरमैन को बदल दिया गया, G.B. Macaulay आगे, बेनेडिक्ट आगे, और अपॉइंटेड G.B. Macaulay एज द चेयरमैन। चेयरमैन जो थे वो मैक्यूले बन गए और गवर्नर जनरल जो है वो बेनेडिक्ट बन गए। बोथ ऑफ देम वर एंजेलिस्टिक, और दोनों एंजेलिस्टिक स्कूल के थे, मतलब उन्हें वेस्टर्न थॉट्स ऑफ एजुकेशन पसंद था, साइंस एंड टेक को प्रमोट वो करना चाहते थे। मैकुले शोड ग्रेट कंटेम्प्ट फॉर इंडियन कस्टम्स एंड लिटरेचर एंड हैड वंस स्टेटेड अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। अकॉर्डिंग टू हिम, द इमीडिएट एम ऑफ द एजुकेशन was to prepare a class of person who could occupy subordinate positions in the colonial government and help in administrating the natives, while the long-term aim was to westernize the Indians with a taste for Western product, facilitating the convergence of India into market for a British good। तो ऐसा मानना था मैक्यूले का कि हमें वेस्टर्न थॉट्स को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अब ये टाइम का नीड है। अगर हम लोग पुराने चीज़ को ही प्रमोट करेंगे तो वो यूटिलाइज नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों का एम्पायर अब बढ़ गया है इंडिया में और हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हेल्प करें हम लोगों का, उसका नीड है। तो इसीलिए अगर हम लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रन करना है तो उसके लिए हमें इंडियंस एडमिनिस्ट्रेटर्स का ज़रूरत है, इसीलिए हमें वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। The debate was finally settled in favor of the Angelistic with the presentation of the famous Macaulay Minute on 2 February 1835। तो ये जो एंजेलिस्टिक ओरिएंटलिस्ट का डिबेट होता है ये एट लास्ट में एंड आता है कब, 2 फरवरी 1835 को। Macaulay Minute formally accepted the government of Benedict is a resolution passed on 7th March 1835। Benedict landmark decision paved the way for the emergence of English as the most important and powerful language। इसके पास के बाद ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ 7 मार्च 1835 को, इस रेजोल्यूशन के बाद इंग्लिश जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गया था, एक पावरफुल लैंग्वेज हो गया था। An origin of education in the modern India can be traced back to Macaulay Minute। As per the minute, it was decided to devote the limited resources to the teaching of the Western learning in English medium to the upper classes only। और ये जो Macaulay Minute का जो रेजोल्यूशन पास हुआ इसमें ये चीज़ डिसाइड किया गया कि केवल अपर क्लासेस को ही इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन दिया जाएगा। एजुकेशन ऑफ मासेस कुड नॉट बी अटेम्प्टेड इन द लिमिटेड सोर्सेज एंड दस मैकले इंस्टिल्टेड एन इम्प्लिक्ट फेड इन द डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी दैट एजुकेशन कुड ग्रेजुअली filter down to the light to the masses। He believed that the English educated Indians would in turn enrich the vernacular, enabling Western knowledge to reach the masses। Hence the development of vernacular was seen
टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो मैकले का ये मानना था, वो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी को मानते, उनका इसमें फेथ था। उनका ऐसा मानना था कि अगर हम लोग अपर क्लासेस को इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन देंगे तो वो जो अपर क्लासेस के लोग हैं वो धीरे धीरे मास में ये चीज़ को पढ़ाएंगे और उसके वजह से मास एजुकेशन में ये फैलेगा। उनका ये नहीं था कि हम लोग सबको इंग्लिश मीडियम इंग्लिश एजुकेशन पढ़ाएंगे, वो केवल अपर क्लासेस के लिए था। और उनका फेथ था कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी से मास एजुकेशन हो जाएगा। We may now conclude that education policy in India under the British was guided by the following consideration: political, to serve as an instrument for consolidation। क्यों ब्रिटिश चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होना चाहिए? क्या उनका क्या मोटिव था कि एजुकेशन को वो इम्प्रूव करना चाहते थे इंडिया में? तो वो चीज़ अब हम लोग देखेंगे। टू सर्व एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ताकि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में वो अच्छे से चल पाए, सिस्टमैटिक वे से चल पाए। मैकले एम्ड ऑफ क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स हु वुड बी इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। वो मैकले यह चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो सिलेक्ट होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, वो इंडियंस ब्लड से होना चाहिए, कलर से होने चाहिए, लेकिन टेस्ट से इंग्लिश होने चाहिए। उनका ओपिनियन, मॉरल और इंटेलेक्ट जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। मतलब उनका डाउनवर्ड फेद होना चाहिए किसके तरफ? इंग्लिश के तरफ। इन द बिगनिंग द क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस लाइक द लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स डिड सपोर्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड देयर इंटरेस्ट वर लिंक्ड विद द कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश रूल। दस इनिशियली मैक्यूले ड्रीम्ड डिड मटेरियलाइज। स्टार्टिंग में जब ये एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप होता है और इंग्लिश एजुकेशन जो अपर क्लासेस को ही केवल दिया जा रहा था, ये काफ़ी तक अच्छा जाता भी है, क्योंकि जो अपर क्लासेस को सिलेक्ट किया जाता है और क्योंकि जैसा मैक्यूले का कहना था कि जो इंडियन सिलेक्ट होंगे वो ब्लड से तो इंडियंस होने चाहिए, कलर से, लेकिन इंग्लिश का जो टेस्ट है, ओपिनियन है, मॉरल है, इंटेलेक्ट है, वो सबसे वो लोग यूरोपियन इंग्लिश होने चाहिए। तो ऐसे ही लोगों को वो लोग सिलेक्ट करते हैं और जो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे वो काफ़ी फेथफुल हो जाते हैं ब्रिटिशर्स को लेके। इनिशियल फेज में हम लोग यही देखते हैं। In allegiance to propagate the Christian religion, Macaulay had written to his father stating, "No Hindu who has received English education ever remain attached to his religion. It is my firm belief that if plan of education are followed up, there will not be a single idolatry among the respectable classes of Bengal 30 years hence." Macaulay clearly failed to realize that profundity of Hinduism, and his hopes here did not materialize. मैक्यूले का यह मानना था और वो इस चीज़ को फील करता था कि जितना भी हिंदूज़ को, जो अपर क्लासेस के हिंदूज़ थे, जो एजुकेशन किया, वो मेनली हिंदू नहीं रहा, अपना रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया, वो चेंज कर लिया। बट वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया। ऐसा नहीं होता है, हिंदू जो होते हैं वो हिंदुइज्म में ही रहते, बट हाँ कुछ लोग थे जो कन्वर्ट होते हैं, बट ये मास में नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टू ऑब्टेन अ चीप सप्लाई ऑफ क्लर्क, एजुकेटेड इंडियंस ऑन द सबऑर्डिनेट पोस्ट इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन जो हुआ था, उस एडमिनिस्ट्रेशन में केवल एक चीप क्लर्क तक ही इंडियंस रह गए थे, उससे ज़्यादा उनको पोजीशंस नहीं दिया जाता था, सूबेदार तक ही रहते, लेकिन अपर पोजीशंस जो था वो अभी भी यूरोपियंस के हैंड में ही था। Commercial to raise the demand for British manufacture and create a new market for British goods, as modern educated Indians were accepted to be British in their taste. कमर्शियल टू रेज द डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड थे उसको कंप्लीट करने में इंडियंस हेल्प कर रहे थे। न्यू मार्केट स्टैब्लिश हो गया था ब्रिटिश गुड्स का। इन मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस, जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो ब्रिटिश गुड्स को ज़्यादा परचेज करते थे क्योंकि वो चीपर भी रहता था प्राइस में, कम प्राइस में अच्छा सामान मिल जाता था, इसीलिए लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते थे। मॉरल टू इंटेलेक्चुअल, अ न्यू सेट ऑफ वैल्यूज दैट जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल एंड ग्लोरीफाई द ब्रिटिश वे। एक मॉरल इंटेलेक्चुअल ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था, लॉयर्स, जजेस, ये सब का, और वो लोग ऐसे थे जो ब्लड से तो इंडियंस थे लेकिन मॉरल इंटेलेक्ट से इंग्लिश का साथ देते थे। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर लिए थे जो हमेशा ब्रिटिश को ग्लोरीफाई करते थे, उनके रूल को ग्लोरीफाई करते थे, और ऐसा भी कहते थे कि ब्रिटिश ही हैं जो हम लोगों को रह के इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। उनका इनिशियल मानना यही था। वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, Sir Charles Wood, the president of the board of Central
1852 to 55, and later the Secretary of State for India, sincerely believed in the superiority of English races and that the English institution could serve as a useful model for the world. वुड्स डिस्पैच आता है, सर चार्ल्स वुड जो हैं वो इस चीज़ को लाते हैं, जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और सेक्रेटरी भी रहे हैं स्टेट ऑफ इंडिया के बहुत लंबे समय तक। वो उनका ऐसा मानना था कि इंग्लिश रेज और इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक यूजफुल मॉडल हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। 1854 ही सेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्पैच ऑन द स्कीम ऑफ फ्यूचर एजुकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेमसली नोन एज द वुड्स डिस्पैच। द डॉक्यूमेंट वाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड केम टू बी कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। एक वुड्स डिस्पैच जो है वो इंडिया में भेजा जाता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें बताया जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन को कैसे स्प्रेड करना चाहिए इंडिया में, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इट रिकमेंडेड अ प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल टू यूनिवर्सिटी। एक अच्छा स्कीम था जिसमें प्राइमरी स्कूल से कैसे एजुकेशन इन्हांस होना चाहिए टिल यूनिवर्सिटी तक का एक अच्छा सा सेट बना दिया गया था, सेट ऑफ रूल्स था फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट्स मेन फीचर्स में बी समराइज। क्या क्या मेन फीचर्स था मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच का वो हम लोग देखते हैं। एट लीस्ट ऑन पेपर, ये केवल पेपर तक ही रहता है, ये ज़्यादातर नहीं इन्फ्लुएंस या ज़्यादातर नहीं फॉलो हो पाता है। द वुड्स डिस्पैच रेप्यूटेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। अब वुड्स डिस्पैच भी भाई डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पे बिलीव करता है एंड ऑर्डर द स्टेट टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द मासेस। और बोलता है ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वुड्स डिस्पैच जो रेजोल्यूशन आया था इसमें यह कहा गया था कि जो मासेस हैं उनका एजुकेशन कौन देगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, स्टेट लेगा। इट डिक्लेयर्ड दैट द एम ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी वाज टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और जो एम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए एजुकेशन का वो वेस्टर्न एजुकेशन होना चाहिए। वुड हैड क्लियरली स्टेटेड द एजुकेशन वी डिजायर टू एक्सटेंड इन इंडिया इज यूरोपियन नॉलेज एंड रिटेरेटेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज डिफ्यूजन ऑफ यूरोप knowledge through the use of both English and vernacular. It further clarified that Indian languages shall be the medium of instruction in primary schools, followed by the Anglo-vernacular schools in the middle and high school levels, and education in English medium at college and university level. तो इस मैग्ना कार्टा के द्वारा बताया गया वुड्स डिस्पैच में वुड्स जो थे उन्होंने कहा कि एक जो एजुकेशन सेटअप होना चाहिए वो यूरोपियन मॉडल पे होना चाहिए, और प्राइमरी स्कूल में जो एजुकेशन होना चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए, फिर मिडिल में जाए तो वर्नाक्यूलर में होना चाहिए, एंग्लो वर्नाक्यूलर मीन्स इंग्लिश और वर्नाक्यूलर दोनों में होना चाहिए, फिर जब वो लोग हाई स्कूल्स में जाए तो इंग्लिश में होना चाहिए, कॉलेज में भी इंग्लिश में होना चाहिए मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो ये मैग्ना कार्टा में क्लियरली था, और वुड्स का मेनली यही मानना था कि यूरोपियन नॉलेज को प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट करना है इंडिया में, तभी इंडिया जो है जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर था आगे बढ़ सकता है। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इट ऑल्सो रिकमेंडेड द फॉलोइंग क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट, और क्या क्या रिकमेंड किया था, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस। हर एक प्रोविंस में इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए जो बताएगा कि आपको क्या करना है, पब्लिक को क्या करना है, क्या सेट ऑफ रूल्स रहेगा, क्या आपको फॉलो करना है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ ग्रेडेड स्कूल, एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल। जो स्कूल है, जो पढ़ाई का स्तर है वो डिवाइड कर दिया गया था। सबसे पहले प्राइमरी स्कूल, ग्रेडेड स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल जिसको कहते हैं हम लोग, फिर मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास ऑन द मॉडल्स ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी। लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया जाता है। सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड फॉर फाइनेंशियल हेल्प टू फोस्टर प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन एजुकेशन। बहुत सारे प्राइवेट इंटरप्राइजेज ऑफ एजुकेशन जो स्टैब्लिश थे उनको ग्रांट इन एड दिया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है ताकि वो और प्रमोट कर पाए एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को। सेटिंग अप टेक्निकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वोकेशनल इंस्ट्रक्शन वाज एम्फेसाइज्ड। वोकेशनल इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर का यूज़, ये सब चीज़ को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए उस चीज़ के लिए भी फंडिंग होता है और सेटअप होता है, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब चीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। सेटिंग अप टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड वर्नाक्यूलर स्कूल, टीचर
टीचर्स को ट्रेनिंग मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो टीचर्स को ट्रेनिंग, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप होता है, वर्नाक्यूलर स्कूल सेटअप होता है। द डिस्पैच ऑल्सो मेड रिकमेंडेशन इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। और डिस्पैच, द वुड डिस्पैच का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन था वो था विमेन एजुकेशन को लेके, कि विमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए जो बहुत लंबे समय से डिनाई हो रहा है। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ऑलमोस्ट ऑल अबव रिकमेंडेशन वर इम्प्लीमेंटेड। जितना भी अबव रिकमेंडेशंस हम लोग देखे हैं वो सारा को इम्प्लीमेंट कर लिया जाता है। इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वर सेटअप इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। जो रिकमेंडेशन में बोला गया था कि कैलकाटा, मुंबई, मद्रास में यूनिवर्सिटी सेटअप होना चाहिए, वो सेटअप होता है। दीज यूनिवर्सिटी मेयरली फंक्शन एज अ बंकिम चंद्र चैटर्जी merely function as examining bodies, and there was no direct teaching. Bankim Chandra Chatterjee, the novelist, was one of the first two graduates of the Calcutta University. तो बंकिम चंद्र चैटर्जी जो थे वो फर्स्ट नोवेलिस्ट थे जो ग्रेजुएट करते हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। Girls' school set up mostly at the Benuthium efforts were brought under the grant in aid system. Girls के educations को जो है वो ग्रांट इन एड सिस्टम पे चल रहा था। सिमिलरली द बॉम्बे एंड मद्रास ऑल्सो सेवरल मिशनरी स्कूल्स वर इस्टेब्लिश। बॉम्बे मद्रास में बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स जो क्रिश्चियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे उसका इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है कहाँ, बॉम्बे और मद्रास में। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, एजुकेशन फॉर विमेन, एजुकेशन ऑफ विमेन भी स्टार्ट हो जाता है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century फीमेल एजुकेशन ओन्स इट्स स्प्रेड इन द मिशनरी एक्टिविटीज एंड इनिशिएटिव ऑफ सम जेलसी फिलेंट्रॉफिक इंडिविजुअल्स। बहुत लोग जेलस थे इस चीज़ को लेकर कि विमेन को एजुकेशन देने की क्या ज़रूरत है। द फर्स्ट स्टेप इन द फील्ड वॉज टेकन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड इन 1819 द कैलकाटा फीमेल जॉवलिन सोसाइटी वॉज सेटअप बाय देम। पहला क्रिश्चियन मिशनरी जो था 1819 में वो स्टैब्लिश करता है विमेन के लिए एजुकेशन, कैलकाटा फीमेल जुवलाइन सोसाइटी, जो फीमेल को एजुकेशन देना स्टार्ट करता है। इन 1849 हिंदू बालिका विद्यालय, अ गर्ल्स स्कूल इन द कैलकाटा, लेटर रीनेम्ड एज Bethune School, was founded by G.E.D. Bethune, President of the Councils of Education. हिंदू बालिका विद्यालय का सेटअप होता है जिसमें जितनी भी गर्ल्स थी उनको एजुकेशन दिया जाता है। ये सेटअप कहाँ होता है, बेथून में। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, जेईडी बेथून, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा फाउंड हुआ था। लॉर्ड डलहाउजी इन 1848 to 56 is credited to set up the first, he was the first governor general to give official support to female education and support the Benuthu's experiment. तो लॉर्ड डलहाउजी जो थे ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जिन्होंने फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट किया और बोला कि नहीं, फीमेल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड द बेनुथुन एक्सपेरिमेंट विच ही established the Hindu Balika Vidyalaya. Now, Wood's dispatch of 1854 also emphasized on the needs of female education. जैसे कि हम लोग ने देखा कि 1854 में वो emphasize करते फीमेल एजुकेशन को लेके। The spread of English education. However, after the revolt of 1857, British slashed education expenditure and henceforth women education was fostered almost entirely by some individuals and association. हम लोग देखते हैं कि 1857 की रिवोल्ट के बाद फीमेल एजुकेशन जो था वो धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें मास जो था वो भी हेल्प करने लगता है फीमेल एजुकेशन के लिए। वो लोग भी डिफरेंट एसोसिएशन स्टैब्लिश कर लेते हैं जिससे कि महिलाओं को भी शिक्षा मिल पाए। इन अ फाइनल एनालिसिस द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया केम विथ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इंग्लिश एजुकेशन का मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों था। वन हैंड जब आप कंक्लूजन में लिख रहे हैं आप इसको लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन write it down. In a final analysis, the spread of English education in India came with its own merit and demerit. On one hand, Western education broadened the horizon of knowledge and infused a new spirit of rationalism among younger generation. तो Western education से क्या हुआ, rationalism, हम लोग पता कर पा रहे थे कि क्या गलत है क्या सही है। ये यंगर जनरेशन को बहुत हेल्पफुल किया। न्यू स्पिरिट हुआ कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन करने लगे, व्हाई इट शुड हैपन, हाउ इट शुड हैपन। तो न्यू स्पिरिट आया वेस्टर्न एजुकेशन से, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। मॉडर्न आइडिया स्प्रेड थ्रू द एजुकेटेड इंडियंस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस एक्सेट्रा एंड इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन आया, लोगों में मास में एजुकेशन फैला,
जिससे लोग रैशनल बन गए थे, उन्हें पता चलने लगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसी की वजह से उन्हें पता चलता है कि नहीं, कॉलोनियल रूल हमारे लिए गलत है। मास प्रेस आया, प्रेस के द्वारा जो था लोगों मास तक हम लोग पहुंचा पाते थे कि क्या क्या ऐसा कॉलोनियल पॉलिसीज था जो गलत था इंडिया के लिए। The spread of English education, on other hand, the reality was neither the company nor the crown was really interested in promoting any kind of learning in India. पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग देख लिए कि इससे हम लोग क्वेश्चन करने लगे, रैशनल बन गए, बट नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि कभी भी क्रोन नहीं चाहता था कि इंडिया लर्न करे और एजुकेटेड हो। चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम वॉज मेड टू प्रमोट ब्रिटिश इंटरेस्ट सच एज सप्लाई ऑफ फ्लोर, क्रिएशन ऑफ मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स एंड जस्टिफाई द कॉलोनियल रूल। तो ब्रिटिशर्स इसलिए एजुकेशन दे रहे थे ना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इंडिया में। ब्रिटिश अपना बहुत सारा एम्पायर सेटअप कर लिए थे और धीरे धीरे पूरा इंडिया में वो कैप्चर कर लेते हैं, पूरा इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर आ जाता है। अब अगर आप रूल कर रहे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए जो आपको हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसीलिए वो लोग एजुकेशन लाते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि उन्हें हेल्प हो पाए, ताकि वो मार्केट कैसे ट्रेड होगा, तो लैंग्वेजेस समझने में दिक्कत, तो ये सब चीज़ को देखते हुए वो एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। अ मोजर सम वाज एलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, बहुत कम पैसा जो है एजुकेशन में दिया जाता है, 1 लाख रुपीज़ वॉज दैट, एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी नेग्लिजिबल एंड समटाइम इट वॉज गिवन समटाइम नॉट। दिस सम वॉज स्पेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैंडफुल ऑफ English schools and colleges at the cost of mass education, with the net effect of literacy, and was hardly better in 1921 than in 1821। बहुत कम पैसा जो था, एक तो 1 लाख रुपीज़ ही था, उसमें भी केवल इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश स्कूल्स के लिए प्रमोट हो रहा था, मिशनरी स्कूल्स के लिए दिया जा रहा था, मास एजुकेशन इसमें नहीं था, हैंडफुल ऑफ अपर क्लास को ही केवल एजुकेशन मिल रहा था। तो ये सब ड्रॉबैक्स था। The spread of English education. The filtration theory did not work in practice and instead created a linguistic and cultural divide between the educated few and illiterate masses. क्योंकि केवल अपर क्लासेस को एजुकेशन मिल रहा था, जिसके वजह से एक कल्चरल डिवाइड हो गया था, एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड क्लास में। साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड विमेन एजुकेशन वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। विमेन एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया। साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन, जिसको वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया। एंड इट लैक द यूजफुल in the eyes of British. In 1857 there was only 3 medical colleges in the country. आप सोचिए कि 1857 तक इंडिया में केवल 3 मेडिकल कॉलेजेस था, जो था एक कैलकाटा में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में। इन 1835 एंड द ओनली गुड इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की, और केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था पूरी इंडिया में जो बहुत अच्छा था, वो था रुड़की में। एंड वॉज ओनली फॉर यूरोपियंस एंड यूरेशियंस केवल, और ये सब जो कॉलेजेस ओपन था, ये भी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में था या रुड़की में था, ये केवल यूरोपियंस और यूरेशियंस के लिए था। एम्फेसिस ऑन द इंग्लिश एंड हाई फी फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस मेड एजुकेशन अ वर्चुअल मोनोपोली ऑफ द रिच। इंग्लिश का हाई फीस, क्योंकि एम्फेसिस जो था इंग्लिश एजुकेशन पे था ज़्यादा, तो फीस हाई था स्कूल्स का, कॉलेजेस का, जिसके वजह से मोनोपोली हो गया था। केवल रिच लोग जो थे वो एजुकेशन ले पाते थे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे थे। फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर एजुकेशन वॉज सो वेरी लिमिटेड दैट इट फेल टू कंपनसेट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन इतना महंगा हो गया था कि 100 ईयर्स तक केवल एजुकेशन जो था वो रिच क्लासेस के लोग ही ले पाते हैं, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग थे वो फेल कर जाते हैं कंपनसेट करने में traditional education systems. So we are done with the spread of education, and in the next video we will do the next unit. Thank you everyone.